जैसे हमने अभी किया था टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, वर्क मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब थर्ड पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें होता है हमारा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एडहेरेंस। क्वालिटी और स्टैंडर्ड एडहेरेंस में क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी, अगर चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, जो भी हम काम कर रहे हैं तो उस काम में हमने अपनी क्वालिटी को और अपने स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। उसका एक सिंपल सा गोल होता है अपने काम के क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे सिंपल सा एक गोल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे हम स्मार्ट की टर्म में डिफाइन करते हैं, SMART। स्मार्ट एक सिंपल सा रूल होता है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने काम में क्वालिटी को लाने के लिए। तो अब हम स्मार्ट की फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न कि कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट में सबसे पहला हमारा स्पेलिंग होती है SMART, जिसके लिए स्मार्ट S क्या स्टैंड करता है, स्पेसिफिक। एस का मतलब स्पेसिफिक। जो भी हमारी वर्क एक्टिविटीज़ होती है, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो भी हमारी वर्क एक्टिविटीज़ होती है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक के अंडर, ठीक है। उसके बाद आता है एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट को हम कैसे मेजर करेंगे, कि जिस मोटिव को लेके हमने वो काम शुरू किया था एंड में वो गोल अचीव हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एम के बाद आता है ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, ठीक है। तो जो भी हमारा काम है तो उन्हीं को हमें असाइन करना चाहिए जो उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग जैसे सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आप इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी कि मतलब हमने अपने काम को कैसे करना है और अपने कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। अगर आपकी जगह मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे को यहाँ पे बिठा दूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने के लिए, ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा ना। तो हमारे को अचीवेबल का ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, मतलब हमें काम उसी बंदे को असाइन करना चाहिए जो उसको अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है। ए के बाद आता है आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने वाला। इसमें होता है कि जो भी हमारे को काम मिल रहे हैं वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल, उसे पूरा करना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हो सकता है, ठीक है, उनको थोड़ा एक बार जो पढ़ रहे हैं वो 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन चैलेंजिंग होता है हमारे लिए कोई भी काम, लेकिन उसको करना मुश्किल नहीं होता। हम ऐसे अपना पॉजिटिव अप्रोच रख के अपने आप को मोटिवेट करके हर चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब किसका था, रियलिस्टिक का। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। आर के बाद आता है टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का क्या मतलब होता है, जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं उसको एक पहले ही हमने अपना टाइम डिफाइन कर लेना है उसका, कि ये वाले काम को ख़त्म करने के लिए हमने 2 दिन लगाने हैं या 10 दिन लगाने हैं, और 10 दिन से ज़्यादा आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप अपने काम की टाइम को बाउंड नहीं करेंगे, डेडलाइन नहीं करेंगे, तो आप ये जो 3 दिन में ख़त्म होने वाला काम है उसको आप 15 दिन तक चलाओगे या 1 महीने तक, जब तक आप उसकी डेडलाइन को सेट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको मैं रोज़ टॉपिक आपको पोस्ट किया जा रहा है व्हाट्सएप पे ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज जितने बजे ही हमें टॉपिक मिला है तो हमें आज की डेट में वो ख़त्म करने हैं। अगर आप उसको कल पे डाल दोगे, आप कल कहोगे कि मैं परसों करूँगा, मंडे को करूँगा, 10 दिन बाद करूँगा, इस तरह से आपका क्या बनता जाएगा, वो काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को हम शुरू कर रहे हैं उसको टाइम बाउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था, हमारा स्मार्ट का। स्मार्ट की सारी फुल फॉर्म जो हमने अभी समझ भी ली है और कर भी ली है। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। एक गोल होता है जो हमें फॉलो करना होता है अपने जो भी हम काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी को और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने का उसमें एक छोटी सी हम टर्म यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी की और इफ़ेक्टिवनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे यूजुअली पूछ लेते हैं कि हमें डिफरेंस बताओ कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करें, एफिशिएंसी रेफर्स टू हाउ वेल यू डू समथिंग, कितनी एफिशिएंसी के साथ आप किसी भी काम को कर रहे हो,
वो आपकी एफिशिएंसी है। जैसे आपको एक टॉपिक पोस्ट किया गया है, आपने अपने कितने एफर्ट्स डाल के कितने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट किया है, इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बाद आता है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस रेफर्स टू हाउ यूज़फुल इट इज़। जो भी आप कर रहे हो कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और वो कितना यूज़फुल है। जैसे आप अपनी नोट्स रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम में काम करेगा ना, तो ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस होगी जो भी आप काम कर रहे हो एफिशिएंसी के साथ। तो एफिशिएंसी होता है कि आप किस तरह से किसी काम को कर रहे हो, और इफ़ेक्टिवनेस होता है कि वो काम आपके लिए कितना यूज़फुल है। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को समझने के लिए ना एक हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम राइट थिंग्स रॉन्ग वे के साथ कर रहे हैं, मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने का तरीका हमारा गलत है, तो इसमें क्या होगा? हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी तो अच्छी जाएगी इसमें, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। वैसे ही अगर हम सही चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बनी रहेगी और एफिशिएंसी भी उसकी बनी रहेगी। उसी तरीके से अगर हम गलत चीज़ें कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं तो इससे ना तो उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी ना तो इफ़ेक्टिवनेस बनी रहेगी। और अगर हम गलत कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो तो बनी रहेगी क्योंकि हमें रिज़ल्ट उसका ठीक मिलेगा, राइट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ 4 हमने एग्जांपल किए थे राइट थिंग्स के और रॉन्ग वेज़ के, जो आप अच्छे से समझ सकते हो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में जो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इन सब के बीच में हम एक छोटी सी टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA। तो SLA की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट का हम टर्म का यूज़ करते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर और द कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि जो भी हम किसी से भी कोई भी सर्विसेज खरीद रहे हैं तो हमें उस जैसे हमने कहीं से AC परचेज़ किया है तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एक फोल्डर होता है, तो उसमें वो बताते हैं कि वो आपको कब तक अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे भी आप वो चीज़ खरीद रहे हो। तो ये सारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट में हमारा इंक्लूडेड हो। तो इसके साथ हमारा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एडहेरेंस का टॉपिक भी ख़त्म होता है। सो आपके जो कोर्स का था एक वो पूरा एक यूनिट था कि मैनेज योर वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट। इसमें हमारी 3 चीज़ें हमने कवर अप करनी थी, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, एंड तीसरी है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एडहेरेंस। तो अब हमारा ये वाला यूनिट मैनेज योर वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है।